हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा रेलवे आरपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे। तो इसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे कि रेलवे की वैकेंसी कब आ रही है, का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके फिजिकल के बारे में, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला। तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नोटिस है। थोड़ा इसका विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को ये साफ दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली है क्या। तो इसमें दिया गया है इस नोटिस में कि जो रेलवे आरपीएफ और एसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या है कि अब उसमें जो पहले तो क्या होता था कि आरपीएफ खुद ही अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी, खुद ही फिजिकल कराती थी, खुद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी। लेकिन अब इस बार क्या होगा कि इस बार आरपीएफ ने अपना एग्जाम कराने के लिए किसको दे दिया है, वो अब इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो अब कौन कराएगी, वो आरआरबी कराएगी। वो इस बार आरआरबी कराएगी। आरआरबी कराने के बाद क्या है कि आरआरबी सिर्फ सीबीटी एग्जाम लेगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेगी। इसके बाद जो जो फिजिकल होगा यानी पीईटी होगा वो कौन लेगा, तो वो आरपीएफ ही लेगा। आरपीएफ क्या है कि आरपीएफ ही पीईटी लेगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी खुद ही कराएगा। ठीक है, तो इस नोटिस में यही लिखा गया है कि आरपीएफ ने क्या है कि इस बार अपना जो एग्जाम है, एग्जाम कराने के लिए किसको दिया है, आरआरबी को दिया है। ठीक है, आरआरबी क्या करेगी, सिर्फ पेपर कराएगी। पेपर कराने के बाद उसके बाद जितना भी सारा कार्य है यानी पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो आरपीएफ खुद कराएगी। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा आरआरबी और एक आरआरसी के बारे में सुना होगा। आरआरसी ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो आरआरबी बेसिकली क्या कराती है कि आरआरबी बेसिकली जो रेलवे की ग्रुप सी की वैकेंसियां होती हैं उनको ये कंडक्ट कराती है। और जो आरआरसी होती है ये ग्रुप डी की वैकेंसियों को इसके द्वारा उसके द्वारा पेपर कराया जाता है, आरआरसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपने पिछली बार देखा होगा कि 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसको भी किसने कराया था, तो उसको भी आरआरबी ने कराया था। तो क्या होता है कि इस जो ये नोटिफिकेशन है इसमें यही कहा गया है। तो हम अब चलिए जानते हैं, इससे पहले कि जाने कि कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं इस बार, उससे पहले मैं पिछली वैकेंसी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पिछली वैकेंसी में कितने पोस्ट थे, क्या क्या थे। पिछली वैकेंसी के बारे में जानते हैं। पिछली वैकेंसी यानी आरपीएफ की जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें कितने पोस्ट थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आरपीएफ की वैकेंसी आती है मेल के लिए अलग आती है, फीमेल के लिए अलग आती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो कांस्टेबल के लिए हम जानते हैं, कांस्टेबल के लिए जानते हैं। तो कांस्टेबल में मेल के लिए कितनी वैकेंसी आई थी, तो मेल के लिए कुल मिला के 4,403 वैकेंसी थी। पिछले वाले में 4,403 वैकेंसी थी। और वहीं फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी थी, तो फीमेल के लिए भी 4,216 वैकेंसियाँ थी। कुल मिला के बता रहा हूँ, मेल में और फीमेल में, यानी मेल में अनरिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी और ओबीसी इन सबको मिला के कुल 4,403 वैकेंसियाँ आई थी और फीमेल में 4,216 वैकेंसियाँ आई थी। वहीं एसआई की बात कर लें, आरपीएफ एसआई की, तो आरपीएफ एसआई में कुल वैकेंसियाँ आई थी मेल के लिए बात करते हैं तो मेल के लिए आई थी 454 वैकेंसी। और वहीं फीमेल के लिए आई थी कुल 301 पोस्ट। ठीक है, तो ये था पिछली वैकेंसी का कि पिछली वैकेंसी में कांस्टेबल के लिए कितने आए थे और एसआई के लिए कितने आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पोस्ट पिछली बार आए थे, इस बार इससे ज़्यादा पोस्ट आने की संभावना है। आने की संभावना क्या है, इससे ज़्यादा पोस्ट आएगी, क्योंकि क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछली जो आरपीएफ की भर्ती हुई थी और अब जो होने वाली है, जो आने वाली है, उसमें उसके बीच गैप बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा पोस्टों की संख्या बढ़ेगी। ये था, हमने पिछली भर्ती के बारे में समझा। अब जानते हैं आगे कि इसमें क्वालिफिकेशन और एज कितना मांगता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एज के बारे में जानते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
एंड एज के बारे में जानते हैं। क्वालिफिकेशन और एज के बारे में जानते हैं कि इसमें कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहता है, एज कितनी रहती है, मिनिमम और मैक्सिमम, और एसआई के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है। बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल की तो कांस्टेबल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा 10+2। 10+2 क्या है कि कांस्टेबल के लिए है। और एज की बात करें तो मिनिमम एज कितनी है, तो कांस्टेबल की मिनिमम एज कितनी है, तो मिनिमम एज 18 है, और मैक्सिमम एज कितनी है, तो मैक्सिमम एज 25 है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10+2 है, मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल। वहीं बात करते हैं एसआई के बारे में। तो एसआई में क्वालिफिकेशन क्या है, तो एसआई में क्वालिफिकेशन है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एसआई के लिए। और इसमें मिनिमम एज की बात करें, मिनिमम एज की, तो एसआई के लिए मिनिमम एज कितनी है, तो एसआई के लिए मिनिमम एज 20 साल है, और मैक्सिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज भी एसआई के लिए 25 साल है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और एज के बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। फिजिकल मेजरमेंट के बारे में हम जानते हैं। फिजिकल मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए आपके लिए, यानी कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए। तो हम सबसे पहले कांस्टेबल की बात करते हैं। तो कांस्टेबल में अनरिजर्व और ओबीसी के लिए क्या है कि हाइट कितनी चाहिए, मेल में हाइट कितनी चाहिए, तो मेल में 1.65 हाइट चाहिए, 1.65 हाइट चाहिए। और फीमेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो फीमेल के लिए 1.57 क्या है कि फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए। और मेल के लिए ओबीसी अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी में आपको मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। वहीं बात करते हैं इसमें चेस्ट यानी सिर्फ चेस्ट तो किस में मापा जाता है, तो मेल के लिए ना मापा जाता है। तो चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट मेल लिख देते हैं हम। चेस्ट मेल के लिए कितना होना चाहिए, तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुलाना पड़ेगा। तो बिना फुलाए 80 और फुला के कितना 85। ये हो गया हमारा अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। हाइट में मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 157। वहीं चेस्ट तो मेल में नापा जाता है। तो चेस्ट क्या है कि चेस्ट यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85। अब बात करते हैं SC ST की। SC ST के बारे में। तो SC ST में हाइट कितनी चाहिए मेल के लिए हाइट, तो SC ST में मेल के लिए हाइट है 160। ठीक है, 160। और फीमेल के लिए है 152। ठीक है, मेल के लिए कितना है 160 है और फीमेल के लिए 152 है। वहीं चेस्ट की बात करते हैं। मेल के लिए चेस्ट कितना चाहिए SC ST के लिए, तो SC ST के लिए चेस्ट चाहिए 76.2। ठीक है, 76.2 यानी बिना फुलाए 76.2 होना चाहिए। और फुलने के बाद कितना होना चाहिए, तो ये 81.2। ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुलाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम SI के लिए कि SI के लिए फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए। हमने इस SI के लिए हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं। तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए मेल में हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट होनी चाहिए 165। वहीं फीमेल के लिए होना चाहिए 157। ठीक है, 157। वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट भी कांस्टेबल की तरह मेल के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला के 85। वहीं SC ST की बात करें तो SC ST में जो मेल के लिए हाइट है 160 है, फीमेल के लिए हाइट है 152 यानी 152। और जो मेल के लिए चेस्ट है बिना फुलाए
76.2 और फुला के 81.2। ठीक है, तो क्या है कि जो फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो फिजिकल मेजरमेंट कांस्टेबल के लिए भी सेम है और एसआई के लिए भी। इन दोनों के लिए जो कांस्टेबल में फिजिकल मेजरमेंट है वही एसआई के लिए भी है। ठीक है, आगे जानेंगे हम सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। तो सिलेबस में क्या क्या पूछता है, तो सबसे पहले आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कांस्टेबल और एसआई में। कांस्टेबल और एसआई के लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कांस्टेबल और एसआई के लिए कितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कुल कुल मिला के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम की बात करें तो टाइम 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो वन थर्ड क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो इसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अर्थमेटिक्स की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 35 नंबर के। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो इस बार जो आरआरबी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो इसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे, तो वो क्या है कि अर्थमेटिक में पहले था कि एडवांस नहीं पूछता था आरपीएफ के लिए कांस्टेबल और एसआई में। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आरआरबी अगर एग्ज़ाम करा रही है तो इसमें आपको एडवांस मैथ देखने को मिलेगा। क्योंकि ग्रुप डी और जो आरआरबी और भी वैकेंसियाँ कराती है उसमें क्या है कि अर्थमेटिक में एडवांस वो पूछती है, तो हो सकता है इसमें भी वो एडवांस पूछे। ठीक है, अब अगले तीसरे पे आते हैं। तीसरा है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 नंबर के। ठीक है, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कितने, 35 क्वेश्चन यानी 35 मार्क के इसमें भी पूछे जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे वो हमने बता दिया। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 नंबर के। और कुल मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की संख्या 120 होगी। टाइम हमको मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग भी होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। हमने समझा कि सिलेबस क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानेंगे फिजिकल के बारे में। फिजिकल के बारे में कि अगर आप रिटन यानी सीबीटी जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो जो फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो फिजिकल में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या करना है, तो हम सबसे पहले कांस्टेबल की बात करते हैं। फिजिकल में कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में क्या है कि मेल के लिए कांस्टेबल में मेल के लिए क्या है, 1600 मीटर की रेस है। 1600 मीटर की रेस है। और ये कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, तो यह 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में ये 1600 मीटर आप की रेस कंप्लीट करनी है। किसके लिए, तो मेल के लिए। यह है मेल के लिए। ठीक है, वही फीमेल की बात करते हैं। फीमेल को कितने मीटर दौड़ना है, तो फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है। फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी है। और कितने मिनट में, तो फीमेल को यह 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी है। 3 मिनट 40 सेकेंड में
इस रेस को पूरी करनी है। किसको, किसके लिए? तो फीमेल के लिए। ठीक है, बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मेल के लिए लॉन्ग जंप कितना है? तो मेल के लिए 14 फीट है। मेल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 14 फीट। मेल के लिए 14 फीट है। फीमेल के लिए कितना है? फीमेल के लिए है 9 फीट। फीमेल के लिए 9 फीट। ठीक है, तो लॉन्ग जंप कितना? मेल के लिए 14 फीट कूदना है और फीमेल के लिए 9 फीट। वहीं हाई जंप की बात करते हैं हम। हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप मेल के लिए हाई जंप कितना है? तो मेल के लिए हाई जंप है 4 फीट, यानी मेल को 4 फीट हाई जंप कूदना है। और फीमेल के लिए कितना है? फीमेल के लिए है 3 फीट। ठीक है, फीमेल के लिए 3 फीट है। तो ये तो थी कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं हम एसआई के लिए। ठीक है, एसआई के लिए क्या है कि फिजिकल में एसआई, जो एसआई की, जो लोग एसआई में क्वालिफाई रहेंगे तो उनको फिजिकल क्या देना पड़ेगा? तो एसआई के लिए हम बात करते हैं। तो एसआई में क्या है कि मेल कैंडिडेट को कितना दौड़ना होगा? तो मेल कैंडिडेट को, एसआई में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर, 1600 मीटर, 1600 मीटर दौड़ना होगा। और कितने टाइम में? तो 6 मिनट 30 सेकेंड में। 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में इनको पूरा करना होगा एसआई के लिए। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल को कितना दौड़ना होगा एसआई के लिए? तो फीमेल को 800 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। कितने टाइम में? तो 4 मिनट में। 4 मिनट में फीमेल को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप मेल के लिए लॉन्ग जंप कितना रहेगा? मेल के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट रहेगा। मेल के लिए लॉन्ग जंप, मेल के लिए 12 फीट रहेगा एसआई में। और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए रहेगा 9 फीट। फीमेल के लिए 9 फीट रहेगा। वहीं हाई जंप की बात करते हैं। हाई जंप मेल के लिए कितना रहेगा? मेल के लिए हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच। 3 फीट 9 इंच। 3 फीट 9 इंच मेल के लिए हाई जंप रहेगा। और फीमेल के लिए, फीमेल के लिए रहेगा हमारा 3 फीट। ठीक है, तो हमने फिजिकल के बारे में बताया कि अगर आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल में क्या करना होगा। तो कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए आपको मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करनी होगी। फीमेल के लिए 800 मीटर की रन, 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को लॉन्ग जंप 14 फीट कूदना है कांस्टेबल के लिए। और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना है। ठीक है, वहीं हाई जंप, तो कांस्टेबल के लिए हाई जंप होगा मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। वहीं एसआई की बात करते हैं तो एसआई में मेल के लिए 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट लॉन्ग जंप में मेल के लिए है और 9 फीट है फीमेल के लिए। ठीक है, वहीं हाई जंप की बात करें तो 9 फीट, और सॉरी 3 फीट 9 इंच मेल के लिए है हाई जंप और फीमेल के लिए है 3 फीट। तो ये पूरा था फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फ्रेंड मैंने जैसे पहले बताया कि इस बार जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने वाली है वो क्या होगी, उसमें पदों की संख्या बढ़ने वाली है, यानी पद, बहुत ज़्यादा पद आएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, इसमें जितने भी हमने आरपीएफ के बारे में जो भी नोटिफिकेशन आरपीएफ की तरफ से अभी आया था उसके बारे में हमने बताया कि आरपीएफ का एग्ज़ाम अब क्या है कि पहले आरपीएफ खुद कराती थी। ठीक है, अब क्या है कि अब आरपीएफ इस बार एग्ज़ाम अपना कराने के लिए, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के लिए किसको दिया है? तो वो आरआरबी को दिया है। ठीक है, तो आरआरबी इस बार सीबीटी एग्ज़ाम कराएगी और बस सिर्फ एग्ज़ाम कराएगी। एग्ज़ाम कराने के बाद बाकी जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, फिजिकल का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आरपीएफ खुद कराएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ और भी लोगों तक इसको शेयर